तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज आपका हिंदी मॉक टेस्ट का 7वीं सीरीज़ है। आप हिंदी की मॉक टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लगातार आप इन्हें देख रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इन सभी मॉक टेस्ट में कोशिश यही रहती है कि आपके सभी प्रश्न पुराने वाले शामिल हों और ये आप लगातार यूपी की मुख्य सेविका परीक्षा, यूपी ट्रिपल सीपीटी, यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस के लिए, यूपी के किसी भी नौकरी में जिसमें हिंदी आती है, उन सब के लिए यह मॉक टेस्ट महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पर सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो कमेंट में आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताया करिए और जो भी मैं प्रश्न बीच में पूछा करूं उसका भी जवाब दिया करिए। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको PDF और करंट जो न्यूज़ है वो मिलती रहेगी। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें ताकि आपका हर प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो आपसे रूबरू होते रहें, आपसे कोई प्रश्न छूटे नहीं जो परीक्षा में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है, बताइए। शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची क्या है? हिरण है, वानर है, तोता है या भौरा है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो शाखा मृग होता है वानर, ठीक है। जो शाखा पर मृग रहता है उसे वानर कहते हैं, या वानर को ही शाखा मृग कहते हैं। तो इस शाखा मृग वानर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं बंदर, कपि, कपीस, हरि, मरकट, कीस। ठीक है, तो बंदर के पर्यायवाची क्या है? शाखा मृग, बंदर, कपि, कपीस, हरि, मरकट, कीस। तो हरि में आप ये छोटी ई की मात्रा का ध्यान रखेंगे, बड़ी ई की मात्रा रहेगा तो भगवान विष्णु का आ जाता है, ठीक है। हिरण का पर्यायवाची सारंग, कुरंगम, कुरंग, कृष्णसार, चारुलोचन आदि। भौरा का अली, दुरेफ, भृग, भ्रमर, मधुबकर, मधुप, मधुप, षटपद आदि। और तोता का शुग्गा, शुक, शुआ, कीर, रक्ततुंड, दाड़िम प्रिय आदि। ये किसके पर्यायवाची हैं? तोता के। तो हर पर्यायवाची जितने भी आपके महत्वपूर्ण हैं वो मैंने आपको इसमें करा दिए हैं। आपका अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? बताइए, सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? ऑप्शन ए धरती, बी चांद, सी हवा, डी रात। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो सुधाकर शब्द का समानार्थी शब्द होगा आपका बी चांद, ठीक है। चांद सुधाकर शब्द का पर्यायवाची है। तो धरती के पर्यायवाची क्या होंगे? धरा, भू, मही, धरणी आदि। हवा का पवन, वात, अनिल, समीर, मारुत आदि। रात का क्या होगा? निशा, रैन, रात्रि, रजनी, यामिनी, तमी, निशि, यामा, भिवावरी। तो ये जितने भी पर्यायवाची मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए। अब चांद का देख लीजिए। चांद का सुधांशु, सुधाकर, शारंग, निशाकर, कलानिधि, इंदु, ये सब क्या है? चांद के पर्यायवाची हैं। अब आपका अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्न है? बताइए। तो जो निम्नलिखित शब्द दिए गए हैं 4 ऑप्शन में वो अन्य शब्दों से भिन्न है। 3 का अर्थ एक है और चौथे का अर्थ भिन्न है। बताइए तीसरे में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? वारी, तोय, वात, सलिल। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसमें वात का जो है वो भिन्न है, ठीक है। तो दिए गए शब्दों में वात भिन्न है। वात शब्द वायु का पर्याय है, जबकि शेष तीनों शब्द वारी, तोय, सलील जल के पर्याय हैं। तो जल के पर्यायवाची क्या है? वारी, तोय, सलील। वात किसका पर्यायवाची है? वायु का। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? बताइए। ऑप्शन ए अन्न प्लस अधिकृत, बी अनधि प्लस कृतम, सी अन्न प्लस अधिकृत, या डी अन्न प्लस अधिकृत। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी अन्न प्लस अधिकृत, ठीक है। हलंत का आप संधि के विच्छेद में ख्याल रखेंगे। तो दीर्घ संधि है इसमें, ठीक है। अनाधिकृत अन प्लस आधिकारिक, अनंत का अन प्लस अंत, और अनभिज्ञ का अन प्लस अभिज्ञ। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, तो उसको पहचानना है। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। और व्यंजन से स्वर तथा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही गलत है। तो विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं।
तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि विसर्ग के साथ विसर्ग नहीं मिलता है। विसर्ग के बाद या तो स्वर आया होता है या तो आपका व्यंजन आया होता है, तो वहां पर तब विसर्ग संधि होती है। तो विसर्ग से विसर्ग का मेल कभी नहीं होता है। तो विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर ज्या परिवर्तन होता है, जिसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी प्लस च निश्चय, दु प्लस चरित दुश्चरित्र, ठीक है, और नी प्लस चल निश्चल। यहां पर आप शा कर लीजिए, ठीक है, शा, ये वाला शा आ जाता है। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण है? अब बताइए, किस विकल्प के सभी शब्द अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण हैं? तो ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? बताइए, अधिकरण तत्पुरुष समास की वो अभिव्यक्ति विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, अब अधिकरण तत्पुरुष समास की विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो छठे का आपका सी सही हो जाएगा। आत्म में मुग्ध, तल्लीन, तल लीन, पर्वतारोहण, पर्वत पर रोहण, ठीक है, पर विभक्ति चिन्ह आ रहा है। तो खगेश का खगों का ईश जो वह गरुड़, तो यहाँ बहुवरीय समास हो जाएगा। ठीक है, खगों का ईश है जो वह गरुड़, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुवरीय समास। जन्मांध क्या हो? जन्म से अंधा, तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, अपादान से होता है ना। तो वाणाहत क्या होता है? वाण से आहत, करण तत्पुरुष आ जाएगा। आप बीती, आप पर बीती, तो अधिकरण तत्पुरुष आ जाएगा। तो पर क्या हुआ? अधिकरण तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह हुआ। उच्चायोग क्या हुआ? उच्च है जायोग, तो कर्मधारय समास आ गया। अगला प्रश्न है आपका, नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह क्या है? नीति का निपुण, नीति के लिए निपुण, नीति में निपुण या नीति से निपुण? बताइए, नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह क्या है? तो सातवें का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नीति में निपुण सही समास विग्रह है। तो यहां पर अधिकरण तत्पुरुष है, क्या है? अधिकरण तत्पुरुष। में पर अधिकरण तत्पुरुष के विभक्ति चिन्ह होते हैं। सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? बताइए, क्षोभ कहते हैं, दया कहते हैं, दुख कहते हैं या कृपा कहते हैं? सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं? तो सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्षोभ कहते हैं, क्षोभ। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दया क्या होता है? दुख देखने के बाद दुख महसूस करना दया होता है, और दुख ऐसी अवस्था जिसमें छुटकारा पाने की इच्छा हो उसे दुख कहते हैं। ठीक है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या है? जीन है या हौदा है या काठी है या वक्तर है? बताइए, जो हाथी के पीठ पर रखा जाता है बैठने वाला आसन, उसको क्या कहते हैं? तो हाथी के पीठ वाले आसन को क्या कहते हैं? हौदा कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तो हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हौदा के नाम से जाना जाता है। गाड़ियों पर सुरक्षा के लिए वक्तर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सुरक्षा कवच गाड़ियों के आगे लगाया जाता है, वो वक्तर होता है। घोड़े की पीठ पर रखी जाने वाली गद्दी जीन कहलाती है। यही जीन जिसके नीचे लकड़ी लगी होती है उसे काठी कहते हैं। ध्यान रहे, काठी मध्य प्रदेश के निवाड़ आंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य भी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन है? काठी। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए, नाक का बाल होना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सुरक्षित होना, अत्यंत प्यारा होना, नाक का रोग होना या सर्दी होना? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है सुरक्षित होना, अत्यंत प्यारा होना, नाक का रोग होना या सर्दी होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अत्यंत प्यारा होना। ठीक है, बी, अत्यंत प्यारा होना। नाक का बाल होने का सही अर्थ हो जाएगा अत्यंत प्यारा होना। तो उदाहरण के लिए, एक माँ के लिए उसके बेटे नाक के बाल होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ बताइए। विषाक्त होना, चंचल होना, विश्वासघाती होना या मूर्खतापूर्ण कार्य करना? इनमें से सही उत्तर से पहचानिए। विषाक्त होना, चंचल होना, विश्वासघाती होना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो आस्तीन का सांप होना मुहावरे का सही अर्थ होगा विश्वासघाती होना। ठीक है, तो आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ विश्वासघाती होना। आज के समय में हर कोई आस्तीन का सांप है, किसी पर भी भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है, ये इसका वाक्य प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, बेफजूल मत झगड़ो, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन शुद्ध है? तो 12 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। ठीक है, तो ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। और अन्य वाक्यों के शुद्ध रूप क्या है? आशा है वे अब झगड़ा करेंगे। ठीक है, यात्री बहुत दूर से आए हैं, फिजूल मत झगड़ो। अगला प्रश्न है, वह तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य को शुद्ध कीजिए।
बताइए इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? तो वह हम तुम और वह बाजार जाएंगे। ठीक है, हम तुम और वह बाजार जाएंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, फिर आएगा तृतीय पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तृतीय पुरुष है। तो यहाँ पर हम आएंगे, फिर तुम आओगे, फिर तीसरा पुरुष आएगा। ठीक है, अन्य पुरुष जिसको कहते हैं, तृतीय पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, जो स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं वो उत्तम हो जाता है। हम, मैं, ये पहले आएगा, फिर तुम, तुम्हारा, आप आएगा, फिर वह, वे आदि आएंगे। तो ठीक है, तो इसका सही प्रयोग ये होगा सी। तो वह, तुम और हम बाजार जाएंगे। इस वाक्य में उत्तम पुरुष वह है, मध्यम पुरुष तुम है और अन्य पुरुष वह। यहाँ पर उत्तम पुरुष का वह की जगह पे आप हम कर लीजिए। ठीक है, हम कर लीजिए आप, हम मध्यम पुरुष तुम व अन्य पुरुष वह क्रमानुसार अशुद्धि है। इसका शुद्ध वाक्य हम तुम और वह बाजार जाएंगे। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए। सर्वोत्तम है या संसारिक है या सच्चिदानंद है या कीर्ति है? बताइए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा 14 का? तो 14 का सी है, सच्चिदानंद सही लिखा है। ठीक है, सच्चिदानंद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि सर्वोत्तम का ये होगा, आधा ता और लगेगा, ता में संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। और कीर्ति का तो जो ता पे बड़ी ई की मात्रा चढ़ी है वो छोटी ई की मात्रा चढ़ती है, तो कीर्ति होता है, कीर्ति नहीं होता है। अगला प्रश्न है 15वां, शुद्ध शब्द कौन सा है? अनाधिकार है या अहिल्या है या अंतर्ध्यान है या उपर्युक्त सभी? शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा होगा? तो ये सभी आपके शुद्ध हैं। ठीक है, अनाधिकार, अहिल्या, अंतर्ध्यान, ये सभी शुद्ध हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है? बताइए लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही खाई जाती है या दही खाया जाता है? बताइए। दही खट्टा होता है या खट्टी होती है? वाक्य प्रयोग करेंगे तो आपको लिंग अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, वचन और लिंग आप वाक्य प्रयोग करके बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो दही खाया जाता है, तो दही क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। ठीक है, दही पुल्लिंग हुआ आपका। लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग शब्द है। इकारांत संज्ञाएं जैसे नदी, रोटी, टोपी आदि स्त्रीलिंग होती हैं, किंतु अपवाद स्वरूप घी, मोती, दही, हाथी पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, नपुंसक लिंग ऐसे शब्द होते हैं जिनसे ये पता नहीं चलता कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। आपका अगला प्रश्न है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए। अपादान कारक है या संबंध कारक है या अधिकरण कारक है या कर्म कारक है? बताइए। तो इसमें कौन होगा ऑप्शन सही? वह अगले साल आएगा, तो इसका अधिकरण कारक होता है, 17 का सी सही हो जाएगा। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। इसका प्रयोग समय, स्थान, दूरी, कारण, तुलना, मूल्य इत्यादि आधार सूचक भावों के लिए किया जाता है। तो अधिकरण कारक का प्रयोग किसमें किया जाता है? तुलना में किया जाता है, स्थान, दूरी, कारण में इत्यादि में किया जाता है। अपादान कारक का उदाहरण देख लीजिए। गंगा हिमालय से निकलती है, तो जब अलग हो रही होगी चीज तो वहां पर अपादान होगा। संबंध, जब कोई रिश्ता बताया जा रहा हो, मैंने अपनी पुस्तक लिखी तो अपनी का प्रयोग हुआ ना, तो ये संबंध हो गया। कर्म, सीता ने गीता को बुलाया, तो गीता कर्ता ने कर्म को, तो गीता को आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? किशन, कटि, कर्क और कृषकाय। बताइए इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो तत्सम नहीं है? 18वें का आपका किशन है। ठीक है, किशन का कृष्ण होता है। क्या होता है? कृष्ण तत्सम होता है, ये तद्भव शब्द है। तो किशन का तत्सम होता है कृष्ण, कमर का कटि तत्सम होता है, केकड़ा का कर्क होता है तत्सम शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? माँ, मछली, केला, अमूल्य। बताइए इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो तत्सम है? ठीक है, तो जो अमूल्य है वो तत्सम शब्द है, बाकी तीनों तद्भव है। तो अमोल का तत्सम क्या होता है? अमूल्य होता है। केला का तत्सम क्या होता है? कदली। और मछली का मत्स्य होता है। ठीक है, माँ का माता होता है। केला का तत्सम शब्द क्या होता है? अमोल का अमूल्य होता है और केले का कदली होता है, मछली का मत्स्य होता है और माँ का माता होता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, अपकार का उपकार से वही संबंध है जो आवाह का किससे संबंध है? बताइए। सम्मान से है या निर्वहन से है या विसर्जन से या निर्यास से? बताइए। अपकार का उपकार से वही संबंध है जो आवाह का किससे है? बताइए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, विसर्जन। ठीक है, विसर्जन इसका सही हो जाएगा।
अगला तो सम्मान का अपमान होता है, निर्वहन का मुक्ति होता है, विसर्जन का आह्वान होता है और निर्यात का आयात होता है। अगला प्रश्न है आपका, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल क्या है? ऑप्शन ए 1866 से 1938, बी 1862 से 1935, सी 1875 से 1947, डी 1854 से 1925। यह भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा गया हुआ है, तो आपको ऐसा नहीं है कि कवियों के बारे में या लेखकों के बारे में याद नहीं करना है, तो उन्हें पढ़ना तो पड़ेगा। ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत आपका आता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल क्या है? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1864 से 1938 जो का समय है, ये महावीर प्रसाद का द्विवेदी का जीवन काल है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में रायबरेली में के दौलतपुर ग्राम में तथा मृत्यु 1938 में रायबरेली में ही हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, मर्यादा और टुडे के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार या डी संपूर्णानंद। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर संपूर्णानंद। ये भी प्रश्न आपका परीक्षाओं में पूछा हुआ है, तो हर प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ जो भी प्रश्न आपको पढ़ाए जाते हैं वो परीक्षा में आए हुए होते हैं, आपको वही पढ़ाया जाता है जो आपकी परीक्षा में आ सकता है। हर प्रश्न की आपकी व्याख्या कराई जाती ताकि आपको एक के साथ 2-3 प्रश्न तैयार हो सके। तो मर्यादा तथा टुडे दोनों के दैनिक पत्रिक थे, इनका संपादन डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? बताइए जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? ये भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा हुआ है। तो चंद्र बरदाई हैं या भट्ट केदार हैं या बलदेव चंद्र हैं या भगवान सिंह है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भट्ट केदार। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक भट्ट केदार हैं, जबकि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्र बरदाई ने की। ये कब की रचना है? वीर गाथा काल की रचना है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सूरदास है, प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद या कबीरदास? देखिए ये भी ऊपर ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? बताइए। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू तथा लहर इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं, जबकि अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जनमेजय का नाग यज्ञ इनके प्रमुख नाटक हैं। तो इनके नाटक भी कई बार पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जनमेजय का नाग यज्ञ, ठीक है, इनके प्रमुख नाटक। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? बताइए कौन सा व्यंजन आपका पार्श्विक है? इनमें से कौन सा व्यंजन आपका पार्श्विक है? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? शा है या ला है या झा है या यह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ला। ठीक है, जो ला व्यंजन है ये आपका पार्श्विक व्यंजन है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु जिह्वा के दोनों पार्श्व से निकल जाती है उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो जीव के दोनों तरफ से जब हवा निकलती है तो उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो पार्श्विक व्यंजन कौन होता है? ला व्यंजन पार्श्विक होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका हिंदी का मॉक टेस्ट। आप जरूर बताइएगा आपने टोटल कितने प्रश्न आपको आते थे, और अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। अगर आप वीडियो लगातार ऐसे ही देखते रहेंगे तो आपकी कोई भी परीक्षा हो, बहुत उसमें हिंदी का आपका तो पूरा सही होना ही है, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जो भी कराए जाते हैं इस मॉक टेस्ट में, वो सभी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं, विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं, और हर प्रश्न का डिटेल में उत्तर दिया जाता है आपको। तो इसलिए आप अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।